गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू करेंस एकेडमी। तो हम लोग ने लास्ट टाइम जो था टाइम सीरीज चैप्टर वो हमारा खत्म हो गया। तो मैथ्स 2 से हम लोगों ने टाइम सीरीज एक हो चुका है, एक इंडेक्स नंबर हो चुका है। ठीक है, ये 2 चैप्टर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो मिलेगा वो भी मैथ्स 2 से ही ले रहे हैं हम लोग। मैथ्स 1 का फिलहाल नहीं जा रहा हूँ। मैथ्स 2 से एक और चैप्टर करते हैं। अब ये जो चैप्टर मैं सॉल्व करने वाला हूँ ये थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम हमने पहले भी किया हुआ, स्कूल में भी होता था, इवन लास्ट ईयर 11 में भी कुछ चैप्टर्स थे। तो वर्ड प्रॉब्लम होगा तो एक सिचुएशन दिया होगा, उसमें आपको एक इक्वेशन बनाना और उसको सॉल्व करना। दिस इज हाउ द वर्ड प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। वर्ड प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है उस पर डिपेंड करता है कि ये क्या सिचुएशन है। तो हम लोग जो चैप्टर सॉल्व करने वाले वो आपका चैप्टर वो है इंश्योरेंस एंड एन्युटी का। 2 चैप्टर आपको ऐसे है जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। एक कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट है और एक है इंश्योरेंस एंड एन्युटी। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले हम लोग इंश्योरेंस एंड एन्युटी शुरू करें। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। द नेम ऑफ चैप्टर इज इंश्योरेंस एंड एन्युटी। ये जो चैप्टर है इंश्योरेंस एंड एन्युटी, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक इंश्योरेंस पार्ट और दूसरा है एन्युटी पार्ट। इंश्योरेंस और एन्युटी में से भी सबसे पहले जो हम शुरू करें वो है एन्युटी वाला पार्ट। इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा बहुत आपको फिर भी पता है। एन्युटी मे बी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू, शायद कुछ लोगों ने ना सुना हो। तो सबसे पहले हम लोग एन्युटी से शुरू करते हैं कि एन्युटी क्या होता है। तो बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट द एन्युटी, मैं कुछ फॉर्मूलास लिख रहा हूँ यहाँ पर। सो फर्स्ट आई वांट यू टू कॉपी डाउन दैट फॉर्मूलास। वो सारे फॉर्मूलास क्या है और किस तरह से यूज करने हैं पहले आपको वो समझना पड़ेगा। ठीक, फिर उसके बाद मैं आपको समझा दूँ कि एन्युटी क्या होता है। तो लेट्स राइट द फॉर्मूला। एन्युटी इसका 2 पार्ट करो। एक में लिखो इमीडिएट, ब्रैकेट में लिख देना एंड। एक में लिखना है ड्यू, ब्रैकेट में लिख देना बिगिनिंग। एंड में a इज इक्वल टू c अपॉन i 1 प्लस i रेज टू n माइनस 1। एक और फॉर्मूला p इज इक्वल टू c अपॉन i 1 माइनस 1 प्लस i रेज टू माइनस n। बिगिनिंग में या न्यू में a इज इक्वल टू c, ब्रैकेट में 1 प्लस i अपॉन i, देन 1 प्लस i रेज टू n माइनस 1। इसमें भी एक और है p इज इक्वल टू c 1 प्लस i होल अपॉन i, एंड दिस इज 1 माइनस 1 प्लस i रेज टू माइनस n। अब यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स दिख रहे होंगे, सी आई एन ए पी, इन सबका क्या मतलब है वो नीचे लिख देता हूँ मैं। वेयर ए इज इक्वल टू एक्यूमुलेटेड या फ्यूचर वैल्यू। सी इज इक्वल टू एन्युटी या इंस्टॉलमेंट्स। P is equal to present value, N is equal to number of times annuity paid, I is equal to rate of interest in decimal. In decimal मतलब for example if it is 5%,
देन यू विल राइट 0.05। ये सारे उसके एप्लीकेशन थे और ये एन्युटी के बारे में लिखा है। तो सबसे पहले तो ये जैसा मैंने लिखा उसको कॉपी कर दो। तो अब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये क्या है और इसको किस तरह से आपको यूज करना है क्वेश्चन में पहले समझना। और एन्युटी क्या है सबसे पहले। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। ये एक एग्जांपल ले लो कि प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से ये काम करते हैं। सपोज चलो मान लेते हैं कि आपको एक घर खरीदना है, ठीक है, एक कोई फार्म हाउस खरीदना है कहीं पर, एक हिल स्टेशन पे कहीं पे। तो उस फार्म हाउस की या उस घर की जो वैल्यू है अगर आज आपको खरीदना है तो वो 20 लाख में मिल रहा है आपको। कितना? 20 lakhs। ये फिगर्स को ध्यान में रखना, मैं जो बताते जा रहा हूँ। 20 लाख में आपको वो घर मिल रहा है। अब ऐसा है कि आप समझो अच्छा खासा कुछ कमा रहे हो, आपकी अच्छी खासी नौकरी है एंड वेल टू डू, लेकिन 20 लाख एक साथ आपके पास नहीं, बिकॉज यू आर सैलरीड पर्सन। एक सैलरीड आदमी के साथ पास इतने ह्यूज अमाउंट एक साथ जनरली नहीं होता, ठीक है। तो फिर 20 लाख रुपए आपके पास अभी तो है नहीं, तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप वेट करोगे जब आपके पास 20 लाख जमा हो जाएंगे तब वो घर खरीदो, या फिर आप ये कर सकते हो कि आप किसी से लोन लो जैसे बैंक से, और वो 20 लाख रुपए के लोन से आप वो घर खरीद लो और बैंक को आप इसकी EMI पे कर दे। ये दूसरा रास्ता है। अब जिनको एकदम जरूरी है कि अभी लेना है तो वो लोग लोन लेके भी ले सकते हैं, लेकिन जिनको लगता है कि नहीं ठीक है घर तो लेना है लेकिन अपने ही पैसे से लेना है, किसी का लोन नहीं चाहिए, खुददार आदमी, ठीक है। तो समझो तुम सेकंड कैटेगरी में आते हो, यू डोंट वांट टू टेक लोन फ्रॉम अ बैंक, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब तुम क्या डिसाइड करते हो कि आज तो ये घर नहीं खरीद सकते। तुमको मैं एक स्कीम बता रहा हूँ। अब स्कीम बता रहा हूँ मतलब एक जेन्युइन स्कीम बता रहा हूँ, ठीक है। सपोज तुमको मुझे भरोसा है, मैं जो बोल रहा हूँ सही है। तो मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक स्कीम है जिसमें आप लोग हर साल मुझे एक सर्टेन अमाउंट पे करो, फिर 5 साल के बाद मैं आपको एक ह्यूज अमाउंट पे करूंगा। ये 5 साल के लिए मैंने स्कीम बताया। तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि जो घर आज आपको मिल रहा है, जो 20 लाख में मिल रहा है घर, क्या 5 साल के बाद भी आपको 20 लाख में ही मिलेगा? तो ये सोचने वाली बात है कि 5 साल के बाद, क्योंकि जगह के भाव बढ़ते हैं हमेशा, तो वो भाव 20 लाख नहीं होगा, तब आपको ज्यादा पे करने पड़ेगा उस घर के लिए। तो मान लेते हैं कि उस घर का भाव 5 लाख बढ़ जाएगा, मतलब यू हैव टू पे 25 lakhs अगर 5 साल के बाद उस घर को खरीदते हो तो आज घर मिल रहा है 20 लाख में, 5 साल के बाद वो मिलेगा 25 लाख। अब 5 साल के बाद 25 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, तभी आप आपके पैसों से घर खरीद सकते हो। तो मैंने आपको एक स्कीम दी कि आप लोग क्या करो, हर साल मेरे पास 4 लाख रुपए जमा करो। कितने? 4 लाख रुपए हर साल आप लोग मुझे 4 लाख रुपए दो। कब तक? अगले 5 सालों तक। और जैसे ही 5वां साल खत्म हो जाएगा मैं आपको 25 लाख रुपए रिटर्न में दूंगा। ये मैंने आपको स्कीम बताई। अब आप पहले तो सोच लो कि क्या ये आपके फायदे की स्कीम है या नहीं है। मैं फिर से बता देता हूँ, 4 लाख रुपए आप मेरे पास जमा करोगे हर साल। जैसे पहले साल में आपने 4 लाख दिए, फिर दूसरे साल फिर 4 लाख दोगे, फिर 4 लाख, ऐसे आप मेरे को 5 सालों तक पैसे दोगे। तो टोटल आपने मुझे दिए होंगे 20 लाख, क्योंकि 4 लाख आप हर बार दोगे तो 5 सालों में मेरे पास आ जाएगा आपके 20 लाख। और मैं आपको 5वें साल में जैसे आओगे आप, मैं आपको रिटर्न में कितने पैसे देने वाला हूँ, वो है 25 लाख। तो अब आपको लगेगा कि भाई फायदा तो है, क्योंकि 20 लाख दे रहे हो और मिल रहा है 25 लाख है, तो अच्छा स्कीम है ये तो, और मुझ पर भरोसा है, मैं आपके पैसे लेके नहीं भागने वाला, ठीक है, जेन्युइन स्कीम है, तो थोड़ा मुझ पर भरोसा भी है तुमको। तो अब फिर आप इस चीज के लिए रेडी हो जाते हो। अच्छा, मैं आपको जो 5 लाख एक्स्ट्रा दे रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं आपके ऊपर कोई मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ, ये आपका ही पैसा है, क्योंकि आपसे जो मैंने पैसे लिए हैं वो मैंने 5 साल तक यूज किए। तो हम किसी की भी प्रॉपर्टी को अगर यूज करते हैं तो बदले में देना ही पड़ता है। आप किसी के घर पे अगर रेंट में रहे तो आपको रेंट देना पड़ेगा। उसी तरह आप अगर किसी को पैसे देते हो तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो वो जो एक्स्ट्रा मैं 5 लाख आपको दे रहा हूँ, इट्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट आई एम गिविंग टू यू, ठीक है, आपको पे कोई मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ।
अंडरस्टैंड। अच्छा, अब इस पूरे सिचुएशन में एन्युटी क्या रोल प्ले करता है उस पर जरा समझते हैं, या मैंने जो फॉर्मूलाज लिखा है, कुछ वैल्यूज लिखी है, वो क्या है समझो। आप सिर्फ उन फिगर्स को ध्यान में रखना जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करते टाइम बताया है कि आज अगर घर खरीदोगे तो 20 लाख में मिलेगा, आज नहीं खरीद सकते, 5 साल के बाद खरीदने वाले हो तो तब आपको मिलेगा 25 लाख में, क्योंकि भाव बढ़ जाएगा। और हर साल अगर आप मेरे स्कीम में पैसा डालते हो तो आपको मुझे देने होंगे हर साल 4 लाख रुपए, ताकि मैं 5 साल जैसे एंड होगा आपको मैं 25 लाख दे सको और आप आपका घर खरीद सको आपके पैसों से, आपको लोन ना लेना पड़े। तो ये जो फिगर्स मैंने बताया, अब इसको हम यहाँ पे रिलेट कर देते रहते हैं। प्लीज देखो, आपको ये सारे जो फॉर्मूलाज दिख रहे हैं इसमें ये 5 चीजें दिख रही है जो मैंने यहाँ पे लिखी, और यही 5 चीजें अब मैं अपने फॉर्मूला के बेस आपको बता रहा हूँ कि जो भी मैंने आपको फॉर्मूला, जो भी मैंने आपको ये स्टोरी बताई थी जो, उसमें मैं इन फिगर्स को कैसे रिलेट करता हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज घर हम लोग को कितने में मिल रहा है। तो जरा ध्यान रखो, मैंने बताया था कि अगर आज आपको आपका घर खरीदना है तो वो 20 लाख में मिलेगा, 20 लाख रुपीज। वो जो 20 लाख है उसको बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू। अगर मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से आप देखो तो 20 लाख जो है वो प्रेजेंट वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की वैल्यू, आज अगर आपको खरीदना है तो 20 लाख देने पड़ेंगे। उसके बाद आज तो आप खरीद नहीं सकते, आपको खरीदना है 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद इस घर की जो वैल्यू हो जाएगी वो थी 25 लाख, जैसा मैंने बताया था। तो ये फ्यूचर में होने वाली वैल्यू है, या जिसको एक्यूमुलेटेड वैल्यू हम बोल सकते हैं। तो ये जो ए है एक्यूमुलेटेड वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू, दिस इज 25 लाख मेरे एग्जांपल के हिसाब से। प्रेजेंट वैल्यू 20 लाख, एक्यूमुलेटेड वैल्यू 25 लाख। फिर तीसरे हमने बात की थी कि आपको हर साल मुझे पे करने पड़ेंगे, कितने पैसे याद करो, आपको मुझे देने पड़ेंगे हर साल 4 लाख रुपए। ये 4 लाख रुपए जो आप पे कर रहे थे वो आप हर साल पे कर रहे थे रेगुलरली। तो जो पैसे हम हर साल पे करते हैं उसको या तो इंस्टॉलमेंट बोलते हैं या तो एन्युटी बोलते हैं। इस चैप्टर में मैं उसको एन्युटी बोलूंगा। तो मेरे एग्जांपल के हिसाब से जो 4 लाख है दैट इज योर एन्युटी, मतलब एक ऐसा अमाउंट, एक ऐसा रेगुलर पेमेंट जो आप कहीं पर दे रहे हो, रेगुलरली दे रहे हो, इसमें बीच में गैप नहीं होना चाहिए। आप हर साल मुझे 4 लाख रुपए लाके दे रहे हो, 4 लाख इस तरह से देते जा रहे हो, तो उसको हम एन्युटी बोलेंगे। सिर्फ एक बार आपने लाके दिए, बाद में आपने दिए नहीं, तो वो एन्युटी नहीं बोली जाएगी। एन्युटी मतलब कि रेगुलर पेमेंट इज मस्ट। तो ये 4 लाख रुपए इस बार एन्युटी। इसके अलावा हमने बात की थी कि आप कितनी बार मुझे पैसे दोगे, तो आपने मुझे 5 बार 4 लाख रुपए लाके दिए, क्योंकि हर साल आप देते थे, 5 साल तक दिए। तो एंड जो होता है, ये एंड मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स एन्युटी पेड। आपने मुझे कितनी बार पैसे दिए थे, तो यू पेड मी 5 टाइम्स दैट अमाउंट। एंड कभी भी नंबर ऑफ इयर्स नहीं होता है, याद रखना। एंड हमको बचपन से आदत है कि एंड मतलब नंबर ऑफ इयर्स, एंड मतलब नंबर ऑफ इयर्स नहीं, एंड मतलब नंबर ऑफ टाइम्स एन्युटी पेड। अब मेरे एग्जांपल में बाय डिफॉल्ट वो दोनों मैच हो रहा है कि मैंने 5 साल ही किए और 5 बार ही दिए, क्योंकि हम हर साल पे करते हैं। एन्युटी जरूरी नहीं है कि हर साल पे हो, आप 6-6 महीने में भी एन्युटी दे सकते हो, आप 3-3 महीने में भी दे सकते हो, और 1-1 महीने में भी दे सकते हो। तो इन दैट केस फिर आपका एंड गलत हो जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर एंड मींस नंबर ऑफ टाइम्स यू पे द एन्युटी एंड नॉट द नंबर ऑफ इयर्स। क्लियर? उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, हालांकि इसका मैंने अंदर कुछ रेट नहीं बताया था आपको एग्जांपल में, लेकिन आपको बताया था कि 20 के बदले में अगर मैं 25 दे रहा हूं तो 5 लाख आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं। अच्छा, ये 5 लाख कोई रैंडम अमाउंट नहीं होता कि मुंह में आया मैंने बोला जाए कि 5 लाख एक्स्ट्रा दूंगा। इसको मैंने कैलकुलेट किया होगा अपने बेस से। तो कैलकुलेट करते वक्त एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने लगाया होगा जो मार्केट में चल रही होगी, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग आई बोलेंगे। अच्छा, आई आपको लिखना किस तरह से, डेसिमल में। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, लेकिन आप आई की जगह पर 5 नहीं लिखोगे। 5% का मतलब होता है 5/100। तो 5/100 करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.05। यू हैव टू राइट 0.05। 5% है तो 0.05, 8% है तो 0.08, 15% है तो 0.15 एंड सो ऑन। दीज आर द एब्रिविएशन जो मैंने यहाँ पर अभी यूज किए हुए। तो सबका मतलब आपको समझ गया होगा कि 5 का मतलब क्या है, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पे भी आपको एक स्टोरी दी होगी कि इसको इतने पैसे चाहिए थे, इतने लगा, ये पे किया, तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा अमाउंट क्या बता रहा है, एन्युटी क्या है, इसमें ए क्या है, पी क्या है, आई क्या है, एन क्या है। उसका मतलब आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझना है। तो एक तो ये ध्यान में रखना। उसके अलावा
फॉर्मूला तो चलो मैंने ये लिखा है और फॉर्मूला भी आप इजीली याद कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने एनयूटी को दो पार्ट में क्यों लिखा हुआ है। मेन क्वेश्चन इज दैट दो पार्ट में मैंने एनयूटी लिखी हुई है, एक इमीडिएट लिखा है और एक ड्यू लिखा है। अब माइनर सा डिफरेंस है इसके अंदर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले तो अगर मैं आपसे जब बोल रहा था कि आपको मुझे 4 लाख रुपए हर साल देने हैं, तो आपके खुद के दिमाग में एक सवाल आएगा कि साल के बिगिनिंग में देने कि साल के एंड में देने। क्योंकि जब ईयर स्टार्ट होगा, जैसे आज से आपकी स्कीम शुरू हो गई, तो आज आप मुझे 4 लाख रुपए लाके दोगे, समझो ऐसा कर रहे हो। फिर जैसे एक साल खत्म होगा फिर आप मुझे 4 लाख लाके दोगे। इसका मतलब क्या, आप मुझे बिगिनिंग में 4 लाख लाके दे रहे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि स्कीम तो आज शुरू हो गई, लेकिन पूरा साल जब खत्म हुआ आपने मुझे 4 लाख दिए, फिर जैसे दूसरा साल खत्म हुआ आपने मुझे 4 लाख दिए। तो हो सकता है कि आप एंड में पे कर रहे हो। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर यू पे इन द बिगिनिंग और यू पे एट द एंड। ज्यादातर लोग माय डियर फ्रेंड्स, दे ऑलवेज पे एट द एंड। आप खुद ही सोच लो, समझो आप कहीं पे रेंट पे रहते हो, आपका घर अगर रेंट पे है, तो आप मुझे बताओ कि आप आपका जो रेंट पे करोगे वो महीने के स्टार्टिंग में पे करोगे कि महीने के एंड में पे करोगे। आप पूरा महीना वहां रहोगे, उसके बाद आप महीने का रेंट उसको दे दोगे, फिर दूसरा महीना रहोगे, फिर आप उसका रेंट उसको दे दोगे। 95% ऑफ द पीपल ये चीज करते हैं, कोई भी बिगिनिंग में रेंट पे नहीं करता। या फिर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम भी आपको भरना हो तो भी आप उसको एंड में हमेशा पे करते हो। तो ज्यादातर लोग जो पे करते हो एंड में ही करते हैं। तो एंड में अगर आप पे कर रहे हो, इसका मतलब हम एन्युटी इमीडिएट को फॉलो कर रहे हैं। इस एन्युटी इमीडिएट का एक और नाम है एन्युटी रेगुलर। एन्युटी रेगुलर मतलब कि ज्यादातर लोग जिस तरह से पे करते हैं, तो ज्यादातर लोग एंड में ही देने वाले, इसलिए एंड में आया क्वेश्चन में कि हम एंड पे पैसा दे रहे हैं, तो आप समझोगे कि एन्युटी इमीडिएट फॉलो हो रहा है, तब आप ये दो फॉर्मूला यूज करोगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि वो बिगिनिंग में पे कर रहा है, कि हर बार 4-4 लाख बिगिनिंग में पे कर रहा है, एंड में नहीं, तब आप एन्युटी ड्यू फॉलो करोगे, तब ये दो फॉर्मूला यूज। ये भी ए का फॉर्मूला, ये भी ए का फॉर्मूला, लेकिन डिपेंड करता है एन्युटी कौन सा है, एंड वाला है कि बिगिनिंग वाला है। एक और चीज इसके अंदर है कि समटाइम्स दे डोंट मेंशन इन द क्वेश्चन कि इसने एंड में किया है कि बिगिनिंग में किया है, कहीं आपको नहीं लिखा हुआ रहेगा, सिर्फ लिखा होगा ये 4 लाख पे करता है बस। तब आपको क्या समझना है, तो तब आपको ये समझना है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं वही आपको फॉलो करना है। ज्यादातर लोग करते हैं रेगुलर एन्युटी, मतलब एंड में पे करते हैं। तो इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, तो ऑलवेज अज्यूम इट इज एन्युटी इमीडिएट। ड्यू आपको तभी समझना है जब क्लियरली क्वेश्चन में लिखा है कि या तो ड्यू वर्ड दिखेगा आपको, या तो फिर बिगिनिंग, या तो स्टार्ट, इस तरह का इंडिकेशन अंदर दिखेगा, तभी आपको ये समझना, अदरवाइज ऑलवेज इट विल बी एन्युटी इमीडिएट। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि इन सब का मतलब क्या है। फिर भी अगर किसी को कुछ मतलब ना समझा हो तो फिर बाद में कमेंट में लिख देना कि ये चीज फिर से समझाओ, मैं समझाऊंगा। अदरवाइज ये फॉर्मूला है और दोनों फॉर्मूले में ज्यादा फर्क नहीं है। देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको सेम दिखेगा, एक्सेप्ट दिस पार्ट, ये दिख रहा है ये वाला। इसमें देखो सी के बाजू में 1 + i नहीं लिखा है, बाकी का पूरा पार्ट एक्सेप्ट सेम है। सेकेंड फॉर्मूले में भी देखो इस सी के साथ कुछ नहीं, यहाँ पर सी के साथ मुझे 1 + i लिखा हुआ है, तो ओनली दिस पार्ट इज डिफरेंट। अब ये डिफरेंट क्यों है वो भी मैं बता देता हूँ। ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि जब हम बिगिनिंग में पे करते हैं तो इंटरेस्ट हमको ज्यादा मिलता है। आप जरा सोचो, आप पहले साल में मुझे 4 लाख रुपए लाके दे रहे हो बिगिनिंग में, तो वो जब पूरा साल एंड होगा तो एक साल का इंटरेस्ट, वो साल का इंटरेस्ट भी मैं आपको दूंगा क्योंकि पूरा साल मैंने आपके पैसे को यूज किया। लेकिन अगर आप एंड में पे करते हो तो पहले साल का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पहले साल का पूरा साल तो आपके पास थे वो पैसे, आपने तो मुझे एंड में लाके दिए, तो उस साल का इंटरेस्ट मैं आपको नहीं देने वाला, मैं आपको अगले साल से दूंगा इंटरेस्ट। तो हमेशा क्या होता है कि जब ड्यू होता है तो 1 साल का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलता है, एंड में 1 साल का इंटरेस्ट आपको कम मिलता है। तो वो जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट यहाँ पे मिल रहा है इसलिए 1 + i लिखा हो। 1 + i मतलब 1 साल का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। दैट इज द रीजन आई हैव रिटन हियर 1 + i, हियर आल्सो इट इज 1 + i। तो फॉर्मूला दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ फर्क 1 + i का है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, बट वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, उस क्वेश्चन में जब वो क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा, ठीक है। वो रेगुलर फॉर्मूला नहीं है, वो सिर्फ कुछ एक क्वेश्चन के लिए बनाया हुआ फॉर्मूला है, तो आई डिस्कस इट एट दैट टाइम, नॉट नाउ। फिलहाल ये जो फॉर्मूलाज है वो आपने सबने लिख लिया है, और इसका मतलब अगर ना पता हो तो तुम लोग उसमें मुझे कमेंट में लिख के बता दो।
कितना टाइम है हमारे पास? ऑलरेडी ठीक है, टाइम हो चुका है, सब नहीं स्टार्ट करते हम लोग। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। तो इसको जरा फिर से एक बार गो थ्रू करना इस वीडियो को बिफोर यू सी द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन इट्स बाय एंड टेक केयर।